नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जो 57 वीडियो वाली हमारी सीरीज चल रही है, इसके तहत ये अगली वीडियो आप लोगों के लिए। आज ये हमारा 18वीं वीडियो है। आप सोचेंगे 1 जुलाई को स्टार्ट हुआ था तो 19वीं वीडियो होनी चाहिए। एकदम सही सोच रहे हैं आप, लेकिन कल मैं किसी कारण पूरे दिन ज़्यादा व्यस्त रहा, समय नहीं मिल पाया। इसी कारण जो है कल की क्लास स्किप रही और आज ये 18वां वीडियो है। सीजीएल के एग्जाम जो है शनिवार को नहीं है जी, है ना, 2 दिन के बाद। तो मैं शनिवार को 2 वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और आपको जो है बैलेंस कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। ये क्लास जो है किनके लिए है, तो जो सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं, जो सीएचएसएल का एग्जाम देने वाले हैं, जो आगामी एमटीएस का देने वाले हैं, जो दिल्ली पुलिस का देने वाले हैं। और यूं कहे कि भाई जहाँ जहाँ जीके जीएस पूछी जाती है, आप अगर इनको देखें तो गारंटी मानिए आप जीके जीएस में कमज़ोर तो नहीं रहेंगे, है ना। ये तो मेरी गारंटी है। अगर आपने 57 वीडियो देख लिया और पीडीएफ से रिवीजन भी कर लिया, आपके अंदर इतने आत्मविश्वास भर जाएंगे कि आप खुद ही में कुछ अलग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना टाइम गवाए। ये पीडीएफ जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलती है। व्हाट्सएप ग्रुप के जो है लिंक आपका नीचे में दिया गया है, उस पर आप जो है मैसेज कीजिए, आपको बता दिया जाएगा पीडीएफ बाय करने का तरीका, है ना। पहला जो हमारा प्रश्न है, मणिपुर का याओसांग उत्सव कितने दिन तक मनाया जाता है। याओसांग फेस्टिवल ऑफ मणिपुर इज सेलिब्रेटेड फॉर हाउ मेनी डेज। ये सभी क्वेश्चन डिफाइंड है। पीडीएफ के लिए मैं बता ही दूँ आपको, आरएस 25 रुपये आपसे चार्ज है, एक पीडीएफ का नहीं है। ये 25 रुपया में आपको 57 पीडीएफ मिलेगा, यानी पर पीडीएफ की बात करेंगे तो 0.4 पैसा 42 पैसे 0.42 पैसे के हिसाब से आपको चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। और ये 57 पीडीएफ एक ही बार नहीं मिलेगा आपको, हर दिन क्लास के बाद एक पीडीएफ आपको मिलेगा। और जो भी टुडे एग्जाम की फ्री पीडीएफ स्कीम है, जानो एनालिसिस वगैरह वाले का, वो सब आपको फ्री में वहीं पर भी प्रोवाइड कराएगा, लेकिन जल्दी हो जाएगा। टेलीग्राम पे भी मिल जाती है, वो भी फ्री है। तो अगर आप सिर्फ फ्री वाला चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें, ये सीरीज की पीडीएफ चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए, याओसांग फेस्टिवल ऑफ मणिपुर इज सेलिब्रेटेड हाउ मेनी डेज। तो भैया ये 5 डेज तक सेलिब्रेट किए जाते हैं याओसांग। याओसांग जो त्यौहार है, ये इसे मणिपुरी होली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे मणिपुरी होली कहा जाता है। जिस प्रकार से हम आम भाषा में होली कहते हैं, तो मणिपुर के अंदर होली को, होली जैसे त्यौहार जो है, इसे याओसांग कहते हैं, ठीक है। यह चंद्र कैलेंडर के अनुसार सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे अभी अभी हाल फिलहाल में टीसीएस ने काफी जो है आपको दिमाग को भरमाया कि भाई ये किस कैलेंडर के अनुसार। हम तो 2 ही कैलेंडर जानते हैं जी, एक तो ग्रेगोरियन जानते हैं, जिसको हम आज ही निकल के देख के चलते हैं कि आज 19 तारीख है ना। तो हमसे कौन से पता भाई कौन से कैलेंडर से, तो पहले से पढ़ के रखिए, है ना। ये जो त्योहार है याओसांग, ये आपका चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है, जो जनरली मार्च महीने में सेलिब्रेट होता है। इसके अलावा इस त्योहार के मौके पे थबल चोंगबा नामक नृत्य होता है। कल के सीजीएल के 3rd शिफ्ट में पूछा गया ये क्वेश्चन है। जिन बच्चे का एग्जाम था कल सीजीएल 3rd शिफ्ट में, ईमानदारी से बताएंगे कि ये क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। थबल चोंगबा जो है याओसांग फेस्टिवल के मौके पे ही किया जाता है। इसके अलावा नागालैंड का हॉर्नबिल त्योहार, जो सन 2000 ईस्वी में सबसे पहले जो है आपका मनाया गया था, तब से लेकर आज तक नागालैंड में 1 to 10 दिसंबर तक, है ना, आपका क्या होता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। इसे जो है त्योहारों का त्योहार कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। और इसी लैंग्वेज में मिलता हुआ एक और शब्द मैं आपको बताता हूँ, जिसे फूलों का त्योहार कहा जाता है। किसे भाई? फूलों का त्योहार, बतुकम्मा को। बतुकम्मा कहाँ का त्योहार है? तो भैया ये तेलंगाना का त्योहार है, जिसमें माता गौरी की पूजा की जाती है। हॉर्नबिल जो है पक्षी का भी नाम है, जो नागालैंड का राजकीय पक्षी भी है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कौन सी कोशिका केंद्रक झिल्ली के बिना होता है? Which cell is without nucleus membrane? तो भैया ये प्रोकैरियोटिक, मैंने आपको बताया कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये गरीबी में जी रहा है। ये बहुत गरीब होता है, ये गरीबी छाया है इनके पास। इनके पास अधिकांश चीज की उपस्थिति तो होती नहीं, अनुपस्थिति होती है। तो आपको ना एक ही बात ध्यान रखने, मोटे मोटे तौर पे, जब भी अभाव दिखाया प्रोकैरियोटिक ऑप्शन में है तो मार दिए, हाथ जोड़ लिए, 2 नंबर ले लिए, निकल गए, ठीक है। तो भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, इनमें अभाव बनी रहती है। तो केंद्रक झिल्ली ही नहीं, और देखिए क्या क्या नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। सबसे पहले जो कोशिका भित्ति बनी होती है ना, सबसे पहले तो आप जानते हैं ना कि भाई प्लांट कोशिका में जो प्लांट सेल होती है, इसी के अंदर आपका सेल वाल होते हैं। सेल वाल का मतलब दीवार होता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या काम होगा प्लांट के अंदर। तो प्लांट के अंदर जो है स्ट्रेंथ मतलब मजबूती देना जो है
पेड़ पौधे का इनका काम है, साथ ही साथ आकार या शेप प्रदान भी करता है आपका कौन सा, सेल वॉल। तो ये सेल वॉल सबसे पहले पादप कोशिका में होता है। अब पादप कोशिका के अंदर फिर से हमने दो भागों में बांटा, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक है इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होता, सबसे पहली बात। दूसरी बात है ना, जो आपका प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक भी नहीं होता, गोल्जी काय भी नहीं होता, केंद्रक भी नहीं होता, लाइसोसोम भी नहीं होता, एक और लिख लो, लाइसोसोम भी नहीं होता। ये सभी के सभी नहीं होते हैं, ठीक है, किसमें, प्रोकैरियोटिक में, क्योंकि ये गरीब है, ये सारा पैसा जो है उड़ा दिया पहले ही, तो गरीब हो गया। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक है इसके कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जिसे मैंने अभी सेल वॉल की चर्च की कि भाई किस में रहेगा, तो प्लांट कोशिका में रहेगा, प्लांट सेल में रहेगा। तो इसकी जो सेल वॉल है ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनती है, जबकि यूकेरियोटिक सेल में जो सेल वॉल है ये आपका सेलुलोज की बनती है। ये दोनों बात गहन रूप से याद रखेंगे, कई दफा आपको 2.5 नंबर दिलाएगा। इसके अलावा देखिए लाइसोसोम जो बताया ये भी नहीं होती और केंद्रिका भी नहीं होती भाई साहब, इसमें होती नहीं जनरली, कुछ 2-3 चीजें होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में करा था और जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेन हॉक ने करा था, दोनों बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा कोशिका का विभाजन सबसे पहले किसने देखा, तो बिचराव ने देखा। अब कोशिका के कई प्रकार के विभाजन होते हैं, समसूत्री विभाजन है ना, अर्धसूत्री विभाजन, तो इसकी बात हम बात में कर लेंगे, ठीक है, अभी तक इससे क्वेश्चन जल्दी राइज नहीं होता है। इसके अलावा विश्व भुखमरी इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत में किस पड़ोसी देश की स्थिति निम्नलिखित में से सबसे अच्छी है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2022 द कंडीशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द बेस्ट। तो भैया है ना, तो ये है हमारा ऑप्शन में पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। अब हमें इन सबको जानना पड़ेगा, इनसे क्वेश्चन टीसीएस लगातार 3 दिन पूछ दिए हैं, इसीलिए मैं इनको जो है एमटीएस या भी जो भी आगामी एग्जाम होगा वहां तक ले जाऊंगा ढोके, ताकि आपको नंबर दिला सकूं, ठीक है। तो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पे मैं अगली बार जब इस क्वेश्चन को शिफ्ट करूंगा तो इनके पड़ोसी देश जो बच गए, मालदीव, भूटान, म्यांमार, उनको भी इसकी मैं लाऊंगा दायरे के अंदर, ताकि आपको क्वेश्चन नहीं छूटे। गारंटी है दोस्तों, आप पढ़ के तो देखिए, आपको गारंटी फायदा दिलाऊंगा। ये जैसे कि आपने जो बच्चे पुराने हो तो इस बात को बखूबी जानते हैं, ठीक है। पाकिस्तान जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 99 पोजीशन पे है, नेपाल हंगर इंडेक्स 2022 में 81वां पोजीशन पे है, हंगर इंडेक्स 2022 में श्रीलंका 84वां पोजीशन पे है। यही 3 आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, तो इन 3 में सबसे कम किसका है, नेपाल का। तो द बेस्ट कौन हो गए, नेपाल भाई साहब हो गए, नेपाल जो है द बेस्ट हो गए, ठीक है। बाद बाकी हंगर इंडेक्स में आप जितना आगे जाओगे उतना ज्यादा मतलब खतरनाक है, खराबी है हमारे लिए। तो इंडिया का हंगर इंडेक्स में रैंक क्या बन गया है, 107। 2021 के लिए ही हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था, तो आपको बताना है 101 था, ठीक है। तो 6 पैदान हम खिसक गए हैं, इसका मतलब अच्छाई की बुराई, तो भैया बुराई है ना। इसके अलावा भारत में द मोजार्ट ऑफ मद्रास के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द मोजार्ट ऑफ मद्रास इन इंडिया। तो भाई मद्रास के मोजार्ट ये कौन है भैया, AR रहमान साहब। AR रहमान साहब वर्साटाइल एक्टर हैं, वर्साटाइल एक्टर भी हैं। एक्टर तो मैंने किसी पिक्चर में नहीं देखा, लेकिन मैं बता रहा हूँ गाना लिखते हैं, गाते हैं और जो भी है बहुत सारे चीज कर देते हैं ये AR रहमान साहब, मतलब वर्साटाइल प्रवृत्ति के इंसान है ना। तो इन्हें मोजार्ट कहा जाता है मद्रास का। हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहते हैं, आयरन मैन जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, भारत का बिस्मार्क भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, आयरन लेडी ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को कहते हैं, देश बंधु और दीन बंधु है ना, तो देश बंधु चितरंजन दास, दीन बंधु CF इंद्रोज को कहते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को कहते हैं, राष्ट्रपिता गांधी जी को कहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है थोड़ा बहुत। प्रथम फील्ड हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप जर्मनी में कब खेली गई थी, व्हेन वाज द फर्स्ट फील्ड हैंडबॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप प्लेड इन जर्मनी। तो भैया 1938 1938 में खेला गया था। भारत को प्रथम गोल्ड कब मिला था, कल पूछा गया था ओलंपिक के अंदर, तो 1928 में मिला था। 38 से याद आया कि भाई ये भी एक इसी स्लैब में रखने लायक है, तो इन्हें भी ध्यान रखिए। 1928 में पहला गोल्ड मिला था ओलंपिक में भारत को हॉकी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा प्रथम बार ओलंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था, 1896 में एथेंस के अंदर, एथेंस ग्रीक है ना, लेकिन भारत ने भाग नहीं लिया था। भारत भाग लिया था 1900 जो पेरिस ओलंपिक हुआ था। प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था, 1930 हैमिल्टन कनाडा, लेकिन भारत ने भाग नहीं लिया था। भारत कहाँ भाग लिया था, 1934 जो आपका लंदन के अंदर हुआ था, या इंग्लैंड कहिए, वहां पे हुआ था आपका ओलंपिक, तो उसमें भाग
भाग लिया था, यानी सॉरी कॉमनवेल्थ गेम, सेकेंड कॉमनवेल्थ में भी भारत लिया था और सेकेंड ओलंपिक में भी भारत भाग लिया था। इसके अलावा प्रथम बार एशियाई खेल कहाँ होता है? 1951 दिल्ली में होता है, तो भारत का भाग लेना तो लाजमी बनता है भाई। क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब हुआ था? 1975। विजेता कौन रहे थे? वेस्ट इंडीज। फिर हुआ 79 में, तो भी विजेता वेस्ट इंडीज रहा। तेसर का जो है 1983 में हम जीत गए थे, इंडिया, मतलब हम नहीं भैया, इंडिया, है ना। तो पहली बार हम विश्व कप 1983 में जीते, उसके बाद हम 2011 में जीते और आशा करते हैं कि 2023 में चटका लें, है ना, इंडिया में ही होने वाला है। इसके अलावा आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2023, ये प्रथम बारे आयोजित हुआ, प्रथम बारे क्लीन स्वीप कर दिया कौन? भारत। भारत जीत लिया पहला ही बार आईसीसी महिला, है ना, वर्ल्ड कप। ये कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में 2023 में। विजेता कौन रहा? इंडिया, और उप विजेता इंग्लैंड रहा था। ये प्रथम संस्करण है, ध्यान रहना। इसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान में मकबरा कौन सा है? Which is the tomb in the first garden of the Indian subcontinent? तो भैया भारतीय उपमहाद्वीप के जो प्रथम मकबरा वाला मस्जिद है या फिर मकबरा है गार्डन वाला, तो ये कहिए हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा का निर्माण इनकी विधवा पत्नी हाजी बेगम या बेगा बेगम करवाया, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा हुमायूं को शेरशाह सूरी ने कई बार पराजय किए। तो आपसे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि हुमायूं को किससे पराजय मिला था? तो शेरशाह सूरी। बिलग्राम चौसा कन्नौज जानते हैं ना, युद्ध का नाम है। हुमायूं के लेखक कौन है भैया? हुमायूं नमा के गुलबदन बेगम है, ये मुगल शहजादी थी। इसके अलावा बाबर। अब मैं थोड़ा सा मुगल का क्रम यहाँ पे लिख दिया हूँ ताकि एग्जाम में अगर अरेंज करने को दे तो आप पीछे मत हटना, बोलना मुझे, मेरे पास भी दम है भाई, मेरे पास भी दम है। तो आपको क्या बताना है? मुगल वंश में क्रम में थोड़ा सा देख लीजिए। बाबर आया 1526 में, हुमायूं फिर आया, फिर अकबर आया, फिर जहांगीर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब आया। इसके अगर काल कलमानुसार अगर आप सजाना चाहे तो 1526 से 30 तक का जो है बाबर का अकेला रहा। ये आपका 1556 के पहले यानी 30 से 56 तक, है ना, इसके बीच में इनको उतार चढ़ा हुआ मैं बता ही दिया हूँ। 1530 से 56 तक जो है हुमायूं का रहा कार्यकलाप, है ना। 1556 से 1605 तक जो रहा ये आपका अकबर का कार्यकलाप। जहांगीर का जो रहा 1605 तक 1627 तक रहा था। इसके अलावा शाहजहां का 1627 से 1658 तक रहा था और इसके आगे औरंगजेब का रहा था। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा 1813 का चार्टर अधिनियम के भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले ... वर्षों तक बढ़ा दिया गया था। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एक्सटेंडेड द रूल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया टू द फॉलोइंग ईयर्स। तो भैया 20 ईयर्स के लिए जो है चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा जो है कंपनी का शासन बढ़ा दिया गया था। 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट होती है। तो मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिखा है? क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि किस एक्ट को 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के नाम देकर रिफॉर्म किया गया था। ठीक है, सुनिए क्वेश्चन, किस एक्ट को 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट नाम दिया और उसे रिफॉर्म किया गया था? तो भैया 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था ना, तो उसमें अंग्रेज के हिसाब से जो कुछ कमियां थी उसी को दूर करके पिट्स इंडिया एक्ट नाम दे दिया गया 1784 में, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। इसके अलावा जो आपका मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म है ये आपका 1909 में आता है। इसी में सबसे पहले जो आपका सांप्रदायिक चुनाव की जो है आप हम लोग इंट्रोड्यूस हुए थे। सांप्रदायिक चुनाव कहने का मतलब हिंदू अलग चुनाव करेंगे, मुस्लिम अलग चुनाव करेंगे। ठीक है, इसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना ये आपका 1919 में आता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के तहत ही 1921 में लोक लेखा समिति की स्थापना हुई थी। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना भैया कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य जो है चुने जाते हैं, बड़ा मेहरबानी होगा बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना इसे जो है भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहते हैं। इसका सर्वग्राही नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 में क्या हुआ था? तो जो आजकल हम भारत का संविधान का ढांचा देखते हैं ना, इसका अधिकांश चीज का कॉपी यहीं से किया गया है ना। बेशक भारतीय संविधान में जो है अधिकांश चीज बहुत सारे देशों से लिए गए हैं, लेकिन सबसे अधिक तथ्यों की बात आए तो 1935 ही मारना, किसी देश पे वहीं चले जाना। ठीक है, इसके अलावा बाघ नदी के तट पर स्थित बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित है। इनमें कितनी बौद्ध गुफाएं हैं? द बाघ केव सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द बाघ रिवर आर सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। हाउ मेनी बुद्धिस्ट केव्स आर देयर इन दीज? तो भैया 9 जो है गुफा है बाघ गुफा के अंदर, जो बौद्ध धर्म को रिलेट करता है। बाघ की गुफाएं तथा भीमबेटका की गुफाएं ये दोनों ही मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। सांची का स्तूप और जो आपका चंदेल द्वारा बनाया गया है खजुराहों का मंदिर, ये भी आपको मध्य प्रदेश में याद रखना है ना। मैहर वाली माता का मंदिर भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन पता नहीं एग्जाम में ये मंदिर क्यों नहीं पूछता है ना। इनके अलावा
एलिफेंटा की गुफा, एलोरा की गुफा, ये महाराष्ट्र के अंदर है। और मैंने बता दिया भाई एलिफेंटा पास जो है ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट हुआ करता था प्लेटफार्म के लिहाज से, लेकिन अब जो है कर्नाटक के हुबली ये सबसे बड़े होंगे। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। एशिया की सबसे बड़ी बायोगैस सीएनजी टर्मिनल जो है ये आपका इंदौर में ही प्लांट बैठाया गया है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। हाल ही में नए संसद भवन के उद्घाटन कौन किए हैं? तो प्रधानमंत्री साहब किए हैं, है ना। और यहाँ का विशेष आकर्षण सेंगोल रहा है। सेंगोल समझ रहे हैं ना, ऐसा एक डंडा के जैसा है, यहाँ पे बनाया गया ऐसा, तो ये सेंगोल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पहले जो है सेंगोल आपका, इससे पहले सेंगोल से इंट्रोड्यूस जो है जवाहरलाल नेहरू साहब भी हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में डोनीपाली हवाई अड्डा का जो है उद्घाटन करवाया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहला एम्स आपका जो है गुवाहाटी में जो है उद्घाटन करवाया, तो ये सब बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः एवं की बनी होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ ओशियन आर मेनली मेड ऑफ द, है ना। तो भाई किस चीज से जो है इसका जो है प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी होता है ना, प्रॉपर्टी भू प्रॉपर्टी, है ना। तो इसी प्रकार से महासागर की प्रॉपर्टी है, मैं करेक्ट कर दूंगा इसको, तो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। ठीक है, महासागर में सबसे बड़ी जो है प्रशांत महासागर है, सबसे छोटी आर्कटिक महासागर है, 3 नंबर पे हमारा हिंद महासागर है, 2 नंबर पे अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। मरियाना खाई जो है ये चैलेंजर गर्त, मरियाना खाई, ये सभी प्रशांत महासागर में स्थित है, जो दुनिया की सबसे अधिक गहराई वाली स्थल है। इसके अलावा पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पे पाए जाने वाले तत्व को भी आपको नहीं भूलना चाहिए। तो पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पे सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, ये है ऑक्सीजन। आपके सामने 47% ऑक्सीजन दिख रहा होगा। दूसरा स्थान सिलिकॉन का आता है। तो ऑक्सीजन भी धातु नहीं है और सिलिकॉन भी धातु नहीं है। तो जब आपका मेटल पूछ दे ना, तब आप किसको मारोगे आंसर? तो मेटल जब पूछ दे तो एल्युमिनियम को आंसर मारना। ये देखिए, ये 8% भाग जो है एल्युमिनियम कवर कर रहा है। ये प्रॉपर्टी जो है आपके पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी यानी ऊपरी हिस्सा का जो है इमेज आपके सामने दर्शा रहा हूं। ठीक है, ऑक्सीजन चूंकि तत्व है, सिलिकॉन जो है आपका उपधातु है। उपधातु मतलब न तो धातु है और न ही अधातु है, अर्धचालक में आ जाता है। तो एल्युमिनियम धातु बच गया, तो सबसे अधिक एल्युमिनियम है धातु में। अब ऐसे तत्व कहेगा तो ऑक्सीजन, और दूसरा स्थान कहेगा तो सिलिकॉन का। तो ये पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी पे भी जानना जरूरी है। ठीक है, पृथ्वी के जो सबसे निचली भाग होते हैं कोर, वहां पे नीफे की बहुलता पाई जाती है, निकेल और फेरस, है ना, जिसे कोर कहते हैं या फिर हिंदी में गुरुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी के सबसे भीतरी लेयर है, तीसरी लेयर है। यहाँ पे आपको नीफे की बहुलता पाई जाती है, निकेल और फेरस, है ना, लोहा और निकेल। इसके अलावा किस नृत्यांगना को कला के उनके योगदान के लिए वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? Which dancer was honored with the Padma Shri Award in the year 2021 for the contribution to the arts? तो मंजमा जोगत्ती को, ये ट्रांसजेंडर महिला है, इनको पद्मश्री से 2021 में सम्मानित किया गया था। नर्तकी नटराज को भरतनाट्यम के लिए भी पद्मश्री दिया गया है। और ट्रांसजेंडर समाज में नर्तकी नटराज पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली कलाकार है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नर्तकी नटराज पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम महिला है, मैं बता दिया, महिला मतलब ट्रांसजेंडर समाज की महिला। इसके अलावा अच्छा, ट्रांसजेंडर समाज के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई है? तो स्माइल योजना, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से किसमें मंत्र शास्त्र की रचना की? भाई मंत्र शास्त्र किताब का नाम है। तो बताया जा रहा है कि इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नवरत्न, नवरत्न किसे कहते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में जो आपका जो 9 कवि या पढ़े लिखे जो कवि रहते थे या फिर विद्वान लोग रहते थे, उन्हें नवरत्न कहा जाता था। अकबर के दरबारी को भी नवरत्न ही कहते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो वो मुगल काल का नवरत्न था और ये आपका जो है मौर्य का गुप्त काल का नवरत्न है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शिवाजी का आपसे पूछता है तो आपको अष्ट प्रधान जवाब देना है, और एक आपका कृष्णदेव राय का पूछता है तो अष्ट दिग्गज जवाब देना है। ठीक है, सभी के मंत्रिपरिषद समझ गए, यही 4 आज तक एग्जाम में पूछा है। तो भाई ये जो मंत्र शास्त्र किताब है, ये इनके कौन दरबारी लिखे? तो बेताल भट्ट। भैया इनका नाम ही ऐसा है, विक्रम बेताल जैसे बेताल भट्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी सभी विद्वान को नवरत्न कहा जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फहियान भारत आए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी जो सेल्यूकस निकोटर का राजदूत था, तो ये आपको जो है आए थे। ठीक है, इसके अलावा पहल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता को एलपीजी सब्सिडी किस मंत्रालय के द्वारा दी जाती है? अंडर द पहल स्कीम एलपीजी सब्सिडी इज गिवन टू डोमेस्टिक कंज्यूमर बाय व्हिच मिनिस्ट्री? तो ये पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा जो है पहल स्कीम चलाया गया था, जिसके तहत क्या होता है, अगर आप एलपीजी कनेक्शन लेते हैं तो उससे जो सब्सिडी आता है आपके बैंक में रिटर्न आती थी। ठीक है, अब मेरे में आती थी, अब पता नहीं क्यों नहीं आता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। प्रधानमंत्री वाणी योजना, ये आपका जो
सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर ब्रॉडबैंड सब जो सुविधा होते हैं वाईफाई कनेक्शन उनको जो है विस्तारित करना या बढ़ाना है। इनमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसान को आर्थिक मदद पहुंचाना, पैसे के माध्यम से 6,000 रुपया 3 किस्त में 2,000 की राशि जो है 3 बार देते हैं 4-4 महीने पे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना वेंडर्स के लिए है, कोरोना काल में चालू किया गया था। जो रेडी वेंडर्स हैं जो आपका रोड के किनारे कुछ बेचता था उनका धंधा चौपट हो गया, इसके लिए चलाया गया था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम 10 लाख तक की लोन देते हैं, 3 कैडर में न्यूनतम 50,000 की। ठीक है, ये सब बात ध्यान रखेंगे। राजगिरी किस महाजनपद की राजधानी थी? राजगिरी वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ व्हिच महाजनपद था? तो भाई मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिब्रिज थी। गिरिब्रिज भी राजगिरी को ही कहा जाता है। प्राचीन काल में महाजनपद 16 थे। 16 महाजनपद का वर्णन आपको एक साथ अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से जो समाज में 4 वर्ण है ना, उनका आपको जो है जवालोपनिषद में जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो आपका काशी की राजधानी बनारस, काशी की राजधानी बनारसी, अंग की राजधानी चंपा, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, बज्जी की राजधानी वैशाली। तो ये कुछ 16 महाजनपद में से कुछ जनपद का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है जिनकी राजधानी आपके सामने है। ठीक है, इसके अलावा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है ना। डॉट 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 इज द असेंबली ऑफ द एडल्ट्स लिविंग इन द एरिया ऑफ अ पंचायत। तो इसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है ना। पंचायत व्यवस्था की शुरुआत इंडिया में 1959 से राजस्थान के नागौर में हुई थी, लेकिन इस पे जो अधिनियम है 1958 में ही बना था, है ना। ये जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा एक्सेप्ट किया गया था, जो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पे बलवंत राय मेहता के द्वारा सिफारिश की गई थी। तत्पश्चात 1959 में जो है आपका ग्राम पंचायत स्टार्ट हुआ था राजस्थान से। ठीक है, पंचायत व्यवस्था के संबंध में अन्य समितियां जैसे अशोक मेहता समिति, VK राव समिति, ML सिंघवी समिति, ये सभी पंचायत से संबंधित है। इसके अलावा भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश किसने की? ये क्वेश्चन अलग से पूछते हैं तो बलवंत मेहता बताइएगा। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति खंड स्तर पे और जिला परिषद जिला स्तर पे होती है। यही त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है भाई, है ना। इसके अलावा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से और अनुच्छेद 243 भी ग्राम पंचायत से संबंधित है, लेकिन इसके पूरे पार्ट नहीं, कुछ पार्ट जो है नगर निगम से और कुछ पार्ट सहकारी समिति से भी संबंधित है। इसमें कई सारे भाग है 243 में, एक दिन अच्छे से खोल के देख लीजिएगा, आपको कहीं भी मिल जाएगा। 243 243 के गूगल का पार्ट, गूगल भी कर लीजिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा जरूर। और एक मौलिक अधिकार वाला PDF मैं आपको दे ही दिया हूं कि उसके 11 पार्ट को पढ़ लेना है। 51 के में जो 11 चीज रखे गए हैं उनको पढ़ लेना है। इसके अलावा संविधान के भाग 9 ग्राम पंचायत से और 11 जो है अनुसूची ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसी प्रकार से 9 का A जो है, 9 का भाग का A जो है ये नगर निगम से और 12वीं अनुसूची जो है नगर निगम से संबंधित है। ठीक है, 9 का B जो है भाग ये सहकारी समिति से संबंधित है, जो कल के CGL में पूछा गया था। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इमादी वंश ने अपना शासन कहाँ किया था? वेयर डिड द इमादी शाही डेस्टिनी रूल? तो भैया बरार में किए थे, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन 2 दिन से एग्जाम में आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इसे कॉपी किया हूं, है ना। इमाद शाही वंश की स्थापना फतेह उल्लाह इमाद शाह थे। इस साम्राज्य की स्थापना बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद हुआ था। बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे भाई? अलाउद्दीन बहमन शाह या हसन गंगू। 1490 में निजाम शाही, आपने निजाम का नाम तो सुना होगा ना, काफी फेमस है भाई इंडिया में देसी रियासत को लेकर। तो 1490 में निजाम शाही राजवंश की स्थापना अहमद बहरी थे। ठीक है, कुतुब शाही राजवंश की स्थापना 1518 में कुतुब शाह ने किया था। तो ये सब भी बात आपको ध्यान रखना है ना। इसके अलावा बरीद शाही राजवंश की स्थापना बीदर में, बीदर एक जगह का नाम है, अली बरीद ने किया था, अली बरीद ने। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं आजकल भाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? प्राइम मिनिस्टर स्मार्ट सिटी मिशन इज वर्किंग अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? तो भैया ये जो है आपके शहरी और आवास कार्य मंत्रालय जो है ना, उनके अंदर जो महुआ है उनके अंदर कार्यरत है, महुआ। ठीक है, तो महुआ ध्यान रखेंगे। आरंभ हुआ था 2015 में, है ना, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, महुआ द्वारा संचालित है। 2023 तक जो है ना मिशन की लक्ष्य रखी गई है। तो ये जो है 2023 तो बीत गए, लेकिन जून 2023 तक ही था, तो इसके कार्यकाल में बढ़ोतरी किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में शहरी जो वर्तमान में आवास और एक मिनट, प्रधानमंत्री आवास और शहरी मामले वाला जो मंत्रालय, अच्छा ये पूछा गया है। वर्तमान में आवास और शहरी मामले की मंत्रालय के मंत्री हरदीप सिंह पुरी है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है ना, ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत है, और जो आपका शहरी है वो शहरी वाला मंत्रालय के अंतर्गत है। तो दोनों ध्यान रखेंगे। जो शहरी वाले में है वो 2021 की जो सर्वोच्च रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को अंक हासिल हुआ था, और ग्रामीण वाले के लिए 2021 वित्तीय मतलब समाप्ति वर्ष में
में जो सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुआ और राजस्थान को प्राप्त हुआ था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, है ना, और शहरी में उत्तर प्रदेश को। ठीक है, इसके अलावा बक्सर के युद्ध 1764 के तुरंत बाद निम्नलिखित में से कौन सी संधि की गई थी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वाज मेड इमीडिएटली आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764? तो भैया ये इलाहाबाद की संधि 1765 में होती है, आपको पता ही है कि इसी के तहत जो अंग्रेजों को दीवानी प्राप्त हुई थी। बक्सर की संधि 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम, इन सबको बस याद रखें, मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एक तरफ, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो, फिर भी जीत किसकी? मुनरो की, है ना। इसके अलावा प्लासी का युद्ध 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, दोनों के बीच युद्ध होते हैं आपका प्लासी का युद्ध 1757 में। पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी किस विषय पर आधारित है? ऑन व्हाट सब्जेक्ट इज द अष्टाध्यायी कंपोज्ड बाय पाणिनि बेस्ट? तो भैया व्याकरण है, ग्रामर की किताब है अष्टाध्यायी। ठीक है, चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है ये कानून व्यवस्था पर आधारित पुस्तक है। मेगास्थनी द्वारा लिखा इंडिका मौर्यकालीन भारत का इतिहास बताता है। मत्स्य पुराण जो सभी पुराणों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा पुराण है, सातवाहन वंश के बारे में जानकारी देती है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। सातवाहन वंश में सबसे प्रतापी राजा गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। सातवाहन वंश क्यों फेमस है? शीशे के सिक्के के लिए। जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कथा वर्णित है। जातक बौद्धों के पवित्र ग्रंथ भी है, त्रिपिटक भी है। शरीर में रक्त के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं? अब मैं इसका ऑप्शन नहीं दे सकता, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो रखता नहीं हूँ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड बाय ब्लड इन बॉडी? तो भाई क्या क्या ब्लड कर सकता है ये आप जानेंगे तो छांट पाएंगे। तो रक्त क्या है? सबसे पहले एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, इसके अलावा रक्त के प्रमुख कार्य क्या है? पोषण पदार्थ का परिसंचरण करना। हमारे शरीर में जो ताकत वगैरह मिलती है तो कहाँ से घुल के मिलती है भाई? गैसों का परिवहन करना, कौन कौन से? ऑक्सीजन और CO2 दोनों का। अब ऐसा थोड़ी है कि ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के द्वारा पहुंचा रहा है तो CO2 को वहीं छोड़ दे रहा है, उसके लिए नली बना है, नहीं, खूने से सप्लाई होती है। उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन, जो अशुद्ध रक्त जाता है हमारा सिरा से, है ना, तो उसमें क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है जो हटाने योग्य है, जो क्षमता है किडनी के अंदर, तो ले कौन जाता है? रक्त है, तो रक्त ये भी काम करता है। ठीक है, इसके अलावा मानव रक्त का pH कितना होता है? 7.5 होता है। रक्त के कमी से कौन सी बीमारियां होती है? एनीमिया बीमारी होती है। ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? विटामिन के कमी के कारण। रक्त के अध्ययन को क्यों कहते हैं? हिमोटिलॉजी कहते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज कौन किए थे? विलियम हार्वे किए थे। रक्त समूह के खोज कौन किए थे? कार्ल लैंड स्टीनर किए थे। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, रक्त समूह 4 है भाई, ए बी और ओ है। ठीक है, जो सर्वग्राही है ना ये AB है, और सर्वदाता O निगेटिव है। O निगेटिव सर्वदाता है, किसी को भी दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा पुंगचोलम आमतौर पर धार्मिक शुभ अवसर पर गीतों और ढोल के ताल पर किया जाता है। यह प्रसिद्ध रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? पुंगचोलम इज यूजुअली परफॉर्म्ड ऑन रिलीजियस ऑस्पिशियस ओकेजन टू द बीट ऑफ सॉन्ग एंड द ड्रम्स। इट इज फेमसली परफॉर्म इन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट? तो ये भाई मणिपुर का है। मणिपुर का कुछ नृत्य यहाँ पे देखिए जो आपके काम आएंगे। कचई लेमन फेस्टिवल आधुनिक टाइप का है तो इसे कम पूछता है। लाई हरोबा मणिपुर का है। चेरोबा मणिपुर का जो है न्यू ईयर है तो इसे भी पूछते हैं। थांगटा मणिपुर के मार्शल आर्ट है, ये पूछते हैं। लू निगाइनी बीज बोने का त्योहार है, ये जो फसल का जो शुरुआती समय होता है उस समय मणिपुर में मनाया जाता है। और एक वो गंग नगाई होता है, ये मणिपुर में जिनके पूर्वज मर गए हैं उनको जो है सम्मान के लिए ये त्योहार रखा जाता है। तो ये मणिपुर के कुछ त्योहार जो आपको ध्यान रखना चाहिए विथ एक्स्ट्रा जानकारी कि भाई चेरोवा क्या है तो नव वर्ष है, थांगटा क्या है मार्शल आर्ट है, लू निगाइनी क्या है बीज बोने वाली त्योहार है ना, गंग नगाई क्या है पूर्वजों की त्योहार है। तो ये सब आपको ध्यान रखना। जैसे मैंने अभी अभी बताया था याओ सांग क्या है भाई, तो होली जैसा त्योहार है। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए गए सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? व्हाट वाज द गोल्ड कॉइन मिंट बाय द मोहम्मद बिन तुगलक का कॉल? तो भाई दिनार कहा जाता है ना। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक के सबसे प्रसिद्ध, तुगलक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए और सेकंड शासक हुए गयासुद्दीन तुगलक के बाद, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक थे। ठीक है, वो 1325 से 1351 इसका शासन रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर लिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक का अन्य नाम जूना खान या उल्गू खान है। अधर्मी कहा जाता था इसे क्योंकि ये दूसरे के भावना जो है दूसरे के प्रति जो है असंवेदनशील रहा करते थे। ठीक है, असंवेदनशील मतलब समझते हैं ना, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील है ना, असंवेदनशील जिसको दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता था। उन्होंने सल्तनत में सांकेतिक मुद्रा भी चलाया।
अदली या टका, चांदी के जो मुद्रा थे ना उसे अदली या टका कहा जाता था। सांकेतिक मुद्रा भी जो है इन्होंने ही चलाया। इसके अलावा दीवाने कोही का गठन भी इन्होंने ही किया था। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे वीडियो प्रैक्टिस सेट। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों वगैरह में शेयर कीजिए। ये पीडीएफ के लिए आप नीचे में लिंक दिया गया है, उस पर व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, आपको बता दिया जाएगा। मिलेंगे हम अगले क्लास में, तब तक